साल था 1961। एक महाराष्ट्र के छोटे से गरीब दलित परिवार में एक लड़की का जन्म होता है, जहां घर में रोजमर्रा की मुश्किलों से लड़ना पड़ता था। उस लड़की के पिता एक हवलदार थे जो काफी कम इनकम कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। उस दौर में स्कूल से ज्यादा जरूरी समझा जाता था लड़कियों का चुप रहना। समाज में लड़कियों से ज्यादा सपने देखने की उम्मीद नहीं की जाती थी, लेकिन वक्त काफी तेजी से बीत जाता है। आखिरकार उस लड़की की सिर्फ 12 साल की उम्र में ही शादी कर दी जाती है। शादी के तुरंत बाद वो अपने पति के साथ मुंबई आ जाती है और एक भीड़ भाड़ वाली झुग्गी बस्ती में अपनी पूरी जिंदगी गुजारने का इरादा करती है। लेकिन शादी के कुछ ही वक्त बाद उसे ये तक नहीं पता था कि उसकी जिंदगी एक बुरे सपने में बदलने वाली है। उसे अपने ससुराल वालों की तरफ से बहुत बुरा बर्ताव और फिजिकल वायलेंस का सामना करना पड़ता है। काफी सालों के बाद आखिरकार उसके पिता उसका दर्द समझते हैं और वो 16 साल की उम्र में उसे घर वापस ले आते हैं और उस अब्यूसिव रिश्ते को खत्म करने का फैसला करते हैं। उसके लिए ससुराल से निकल आना मुश्किल था, लेकिन गांव की लोगों की नजरों से बच पाना उससे भी ज्यादा मुश्किल। हर गुजरते दिन के साथ वो इतना ज्यादा शर्मिंदगी और तनाई में डूब चुकी थी कि उसे लगने लगा था जैसे दुनिया में उसके लिए कोई जगह ही नहीं बची। हर दिन एक बोझ जैसा लगता था। एक दिन उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में शायद उसने खुद भी नहीं सोचा था। उसने 3 बोतल्स इंसेक्टिसाइड पी ली, जैसे वो अपनी सारी तकलीफों को एक ही पल में खत्म कर देना चाहती थी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद वो अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू करने का फैसला करते हुए वो 16 साल की उम्र में वापस मुंबई चली जाती है और अपने चाचा के साथ रहने लग जाती है। काफी कम पढ़ाई और बहुत कम रिसोर्सेज के बावजूद भी उसने मुंबई में एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। दिन भर की मेहनत के बदले उसे सिर्फ 2 रुपए मिलते थे, लेकिन उस वक्त वो 2 रुपए भी उसके लिए बहुत मायने रखते थे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रोज मेहनत करती रही, न सिर्फ खुद को संभालने के लिए बल्कि अपने परिवार का सहारा बनने के लिए भी। धीरे धीरे उसने अपने खुद के छोटे बिजनेस खड़े करने शुरू कर दिए और बिजनेस की दुनिया में उसका पहला कदम था एक छोटा सा टेलरिंग बिजनेस। शायद उस वक्त उसे भी नहीं पता था कि ये एक छोटा सा बिजनेस एक दिन उसकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देगा। धीरे धीरे वो समझ गई थी अपने सपने को हकीकत बनाने के लिए उसे रोज 16 घंटे तक काम करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ही सालों बाद लोग उसकी मेहनत और काबिलियत को नोटिस करने लगे थे और फिर उसे एक स्ट्रगलिंग कंपनी की कमांड संभालने का मौका मिला, जिस कंपनी को ऊपर हजारों करोड़ों का कर्जा था और कंपनी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे बचाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। और तब उसने कदम रखा। सालों की मेहनत और सही फैसलों के बदौलत उसने वर्कर्स का भरोसा जीतने की कोशिश की, लोगों को कन्विंस किया और फिर सालों से जमा कर्जे को धीरे धीरे सुलझाया और आखिरकार उसने धीरे धीरे उस डूबती हुई कंपनी को वापस से खड़ा कर दिया और आज वो कंपनी लगभग 127 करोड़ कमाती है और इसी मौके ने उन्हें बनाया इंडिया का मोस्ट रिस्पेक्टेड बिजनेस वूमेन। ये शख्स कोई और नहीं, ये स्टोरी है। As chairperson Kamani Tubes, successful entrepreneur, the chairperson, entrepreneurship and a devoted social worker. मुंबई महाराष्ट्र की Kalpana Saroj, कल्पना ताई। कल्पना। ऐसे कई सारे शख्स हैं जिन्होंने स्ट्रगल करके लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव की है और आज वो सब मिलियंस और बिलियंस में अर्निंग कर रहे हैं और वो सब इस ट्रैप से निकलने में सक्सेसफुल रहे हैं। लेकिन आज का एनवायरनमेंट तो काफी उल्टा है। आज की सोसाइटी ने सक्सेस को एक चीप सा खिलौना बना दिया है। आज के जमाने में आप सबसे और इवन मुझे से ओवरनाइट सक्सेस का वादा किया जा रहा है। One day you'll become an overnight success. लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है मेरे दोस्त। यूएस पर लगभग $38 ट्रिलियन का डेब्ट है, जापान पर $9.4 ट्रिलियन का डेब्ट है, रशिया पर $450 बिलियन और 2027 के अंत तक ये बढ़कर 214.82 लाख करोड़ हो सकता है। इस डेब्ट में दोनों शामिल है, इंटरनल डेब्ट, एक्सटर्नल डेब्ट। लेकिन सवाल ये है, ये ट्रैप वजूद में कैसे आया हमारे बीच? कैसे हम सबको ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे हर लाइफ के एरिया को इफेक्ट कर रहा है? कैसे हमारी मेहनत से बनी वेल्थ धीरे धीरे लॉस में तब्दील हो रही है? और आखिर क्यों हम सब लॉन्ग टर्म ग्रोथ छोड़कर क्विक मनी के पीछे भाग रहे हैं? तो चलिए जानते हैं इस डॉक्यूमेंट को। It's because of the system that controls the world economy. And guys like you can't even see it. You're thinking about money. I don't even care about money. I make a lot of money. The number one thing is if they have a very clear vision.
good at something, but or they may have skill at a particular thing, but they don't like doing it. पैसा चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए. In a world that's changing so quickly, the biggest risk you can take is not taking any risk. आज से लगभग 1 लाख साल पहले हमारे एंसेस्टर्स हंटर्स गैदर थे। उनकी जिंदगी प्रकृति के बीच गुजरती थी। हर सुबह उठकर उन्हें यह नहीं सोचना पड़ता था कि करियर कैसे बनेगा, उन्हें यह सोचना पड़ता था कि आज खाना मिलेगा या नहीं। हंटर्स गैदर किसी एक जगह पर परमानेंटली नहीं रहते थे, वो नोमैडिक थे, यानी लगातार एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। अगर किसी इलाके में पानी कम हो जाता, जानवर चले जाते या खाने की कमी हो जाती तो पूरा ग्रुप अपना सामान उठाकर दूसरी जगह के लिए निकल जाता था। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुल होना नहीं था, उनका ऑब्जेक्टिव था लॉन्ग टर्म तक सरवाइव रहना। इसीलिए ह्यूमन ब्रेन हर सिचुएशन में एनर्जी और रिवॉर्ड का हिसाब लगाता था। अगर किसी डायरेक्शन में जाने से ज़्यादा फूड मिलने की पॉसिबिलिटी होती तो ह्यूमन ब्रेन वहीं अटेंशन देता। अकेला इंसान ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकता था, उसे ग्रुप की ज़रूरत थी। प्रोटेक्शन के लिए ग्रुप, फूड शेयर करने के लिए ग्रुप, बच्चों को रेस करने के लिए ग्रुप। रात के अंधेरे में आग के आसपास बैठना उनकी सोशल लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था। इसीलिए ट्रस्ट, कोऑपरेशन और रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट थे। जो व्यक्ति ग्रुप के लिए यूजफुल होता था उसकी इज्जत होती थी। जो अच्छा रिसोर्सेज ढूंढ सकता था, जो अच्छा हंटर था, उसकी वैल्यू बढ़ जाती थी। फिर महीनों सालों यूं ही बीत गए सिविलाइजेशन के। लेकिन धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होने लगा, आखिरी आइस एज खत्म होने लगी, फिर आता है एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। इंसानों ने एक अजीब चीज नोटिस की, दुनिया कुछ ज़्यादा स्टेबल होने लगी। कुछ इलाकों में जंगली गेहूं और दूसरे पौधे बार बार उगने लगे। जब बीज जमीन पर गिरता था कुछ समय बाद वही बीज एक नए पौधे में बदल जाता था। शुरू में शायद ये एक ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन धीरे धीरे ये ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट में बदल गई। इंसानों ने खुद बीज बोए और फिर इंतजार किया, कुछ महीनों बाद फसल उग गई। ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट थॉट में से एक था। पहली बार इंसान नेचर को ऑब्जर्व नहीं कर रहा था, वो नेचर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। जब लोगों ने बीज उगाने शुरू किए, उन्होंने देखा कि एक छोटी सी जगह उन्हें उतना फूड दे सकती है जितना पहले उन्हें ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। हंटर गैदर वर्ल्ड में रुकना वीकनेस थी हमारे एंसेस्टर्स के लिए, फार्मर वर्ल्ड में रुकना एडवांटेज बन गया। यहीं से परमानेंट सेटलमेंट का जन्म हुआ। पहली बार इंसान ने कहा ये जगह हमारी है। जमीन पहले भी थी, लेकिन जमीन मेरी वाला कॉन्सेप्ट पहले नहीं था। लेकिन फार्मर्स के पास सरप्लस आने लगा। पहली बार इंसान के पास उसकी ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्सेज थे। यहीं से स्टोरेज का कॉन्सेप्ट आया, ग्रेनरीज बनी, फूड कलेक्ट होना शुरू हुए और यहीं से वेल्थ का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। पहले वेल्थ एग्जिस्ट नहीं करती थी, अब वेल्थ को काउंट किया जा सकता था। कितना ग्रेन है, कितने एनिमल्स हैं, कितना ज़मीन है, कितना फूड है। पहली बार ह्यूमन ने कंपेयर करना शुरू किया और यहीं से इनइक्वालिटी शुरू हुई। हिस्ट्री में कुछ लोग दूसरों लोगों से ज़्यादा अमीर बनने लगे थे और धीरे धीरे यही सिस्टम किंगडम्स, एम्पायर्स और सिविलाइजेशन में बदल गया। मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडस वैली, एंशियंट चाइना, जो भी कॉन्सेप्ट आपने देखा वो सब एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की वजह से पॉसिबल हुआ। साल था 1630। नीदरलैंड उस वक्त दुनिया का सबसे वेल्दी और कमर्शियली एडवांस रीजन में से एक माना जाता था। नीदरलैंड में ट्रेड काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे थे, मर्चेंट्स अमीर हो रहे थे और मार्केट बहुत तेज़ी से एक्सपेंड हो रही थी। इसी दौरान यूरोप में एक फूल पॉपुलर होना शुरू हुआ, ट्यूलिप। ट्यूलिप असल में नीदरलैंड का नेटिव फ्लावर नहीं था, ये सेंट्रल एशिया और ओटोमन एम्पायर के रीजन से यूरोप तक पहुंचता था। नीदरलैंड में ये फ्लावर आकर सोसाइटी की नज़रों में प्रेस्टीज का सिंबल बन जाता है। रेयर ट्यूलिप वैरायटी को वेल्दी लोग अपने गार्डन में लगाने लगे। जितनी ज़्यादा रेयर वैरायटी उतनी ज़्यादा सोशल प्रेस्टीज। लोगों ने नोटिस किया कि कुछ ट्यूलिप बल्ब्स की प्राइस लगातार बढ़ रही हैं और मार्केट एक्सपेंड हो रही है फ्लावर से। अगर आज खरीद के रख लूँ और कल महंगा बेच दूँ तो कितना प्रॉफिट होगा। और यहीं से फोकस फ्लावर से हटकर
फ्यूचर प्रॉफिट पे शिफ्ट होने लगा। लोग ट्यूलिप्स को गार्डन के लिए नहीं खरीद रहे थे, लोग ट्यूलिप्स को बेचने के पर्पज से खरीद रहे थे, इस उम्मीद में कि कल कोई और उन्हें और महंगा बेच देगा। और यहीं से स्पेकुलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियरली नजर आ रहा था। जब प्राइसेस बढ़ने लगी और लोग मार्केट में आने लगे, एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल पैदा हो गई। प्राइसेस बढ़ी, लोग आए, प्राइसेस और बढ़ी। अब मार्केट का सेंटर फ्लोर नहीं था, मार्केट का सेंटर एक्सपेक्टेशन थी। सब लोग एक ही चीज पे बिलीव कर रहे थे, प्राइस और बढ़ेंगी। 1637 में मार्केट रिवर्स होने लगी, बायर्स कम होने लगे, डिमांड गिरने लगी। लोग बेचना चाहते थे लेकिन खरीदने वाले लोग नहीं मिल रहे थे। लोग चीजें नहीं खरीदते, लोग फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन भी खरीदते हैं। और जब एक्सपेक्टेशन रियलिटी से ज्यादा पावरफुल हो जाए तो बबल पैदा होता है। और इसी इंसिडेंट ने हमें ये सिखाया कि कैसे ह्यूमन फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन के लिए बिना कुछ किए भागता है। 1920 में अमेरिका में एक आदमी ने फाइनेंशियली हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। उसका नाम था चार्ल्स पोंजी। पोंजी लोगों से प्रॉमिस करता है कि वो बहुत कम वक्त में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न दे सकता है। उसके प्रोमिसेस इतने अट्रैक्टिव थे कि हजारों लोग उसके पास पैसे लेकर आने लगे। पोंजी अपने इसी डिटेक्टिव स्कीम से लोगों का ब्रेन हाईजैक कर लेता है। लोगों के माइंड में ये थॉट आने लगे, अगर बिना ज्यादा वक्त के पैसा ट्रिपल या डबल हो जाए तो मौका नहीं खोना चाहिए। ये वही साइकोलॉजिकल शिफ्ट था जो बबल में दिख चुका था। पूरा अमेरिका एक प्रॉमिस में इन्वेस्ट कर रहा था। पोंजी ने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स देना शुरू किए, लेकिन ये रिटर्न्स एक्चुअल प्रॉफिट से नहीं आ रहे थे। नए इन्वेस्टर्स का पैसा पुराने इन्वेस्टर्स को दिया जा रहा था। वो दूसरों को भी इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करते थे, लेकिन सिस्टम के अंदर कोई भी रियल लीगल वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही थी। 1920 के आखिर में पोंजी का सिस्टम टूट सा गया और बहुत से लोग पैनिक हो रहे थे। हजारों लोगों ने अपने पैसे खो दिए। चार्ल्स पोंजी की इम्पोर्टेंस सिर्फ फ्रॉड में नहीं थी, उसने दुनिया को एक इम्पोर्टेंट लेसन दिया। ह्यूमन अक्सर रियलिटी से ज्यादा प्रॉमिस पर रिएक्ट करते हैं। जब रिवॉर्ड बहुत बड़ा दिखाई दे और रिस्क छुपा दिया जाए और दूसरे लोग प्रॉफिट कमाते हुए नजर आए, तो ह्यूमन ब्रेन क्रिटिकली थिंकिंग की जगह होप को चूज करता है। ये हर ह्यूमन डिजायर की कहानी है, फास्ट रिवॉर्ड, इजी गेन और अनसर्टेनिटी की तलाश। और यहीं से मॉडर्न क्विक मनी कल्चर की फाउंडेशन बहुत तेजी से नजर आती है। लेकिन सवाल ये है कि कैसे आज हम सब इस इनविजिबल लूप में गिर रहे हैं। कैसे हम सब को ब्रेन वॉश कर दिया है कि हम ना चाहकर भी इस ट्रैप में गिर जाते हैं, और कैसे ये आज हमारी लाइफ में नॉर्मलाइज कर दिया गया है। हमने इस दुनिया में जब से जन्म लिया है, हमें यही बताया गया है जिसके पास मनी है उसके पास सब कुछ है। और हाँ, ये बात सच है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि मनी कैसे अर्न करना, कौन सा स्ट्रगल चूज करना लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। इवन ये तक नहीं बताया गया है कि कैसे हम अपने गोल को सेट करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं और अच्छा खासा मनी अर्न कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी का लोगों का तो करियर यही है, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर में से एक बन जाओ, लाइफ सेट है। अल्टीमेट पर्पस यही है, स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स गेन करो और गवर्नमेंट जॉब करो, डेट्स इट। और जब आप अपने दोस्त या ऐसे क्लोज रिश्तेदार को देखते हो कुछ बड़ा सा अचीव करते हुए, तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो और आप जल्दी मनी के चक्कर में ट्रैप में फंस जाते हो, जो ट्रैप्स हमारी आदत बन जाती है। लेकिन हिस्ट्री को ध्यान से देखा जाए तो सबसे पावरफुल ट्रैप वो नहीं होते जो हमें दिखाई देते हैं। सबसे पावरफुल ट्रैप वो होते हैं जो नॉर्मल लगते हैं और अनइंटेंशनली हमारे एनवायरनमेंट में नॉर्मलाइज्ड हो जाते हैं। नंबर 1, द कंपैरिजन ट्रैप। कंपैरिजन सोशल मीडिया से भी पुराना है। ये लगभग उतना ही पुराना है जितना ह्यूमन सिविलाइजेशन। हमने देखा था हजारों साल पहले जब इंसान छोटी ट्राइब्स में रहते थे, तब भी कंपैरिजन एग्जिस्ट करता था। कौन सबसे अच्छा हंटर है, कौन ट्राइब का लीडर है, कौन सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज लाता है। स्टेटस और कंपैरिजन सर्वाइवल से जुड़े हुए थे। इसीलिए ह्यूमन ब्रेन नेचुरली कंपैरिजन के लिए वायर्ड है। लेकिन आज तो कुछ और ही है। आज हमारा कंपैरिजन सर्कल 100 लोग नहीं रहे, 8 बिलियन लोग हो गए। आज का एवरेज इंसान सुबह उठकर किसी मिलियनर की लाइफस्टाइल देख सकता है, किसी फिटनेस मॉडल को देख सकता है, किसी इन्फ्लुएंसर की लग्जरी लाइफ देख सकता है और बिना सोचे समझे अपनी रियलिटी को उनकी हाईलाइट रील से कंपेयर कर सकता है। और जब हम अपनी रियलिटी को रिजल्ट से कंपेयर करते हैं तो अक्सर हम खुद को कम समझने लगते हैं और यही लूप चलता रहता है और यही शॉर्टकट हमें अपने सेल्फ स्टीम से दूर ले जाता है। नंबर 2 पे है शॉर्टकट। हम सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं, पैसा, सक्सेस, फ्रीडम, रिस्पेक्ट।
प्रॉब्लम ये सब नहीं है, लेकिन रियलिटी है आज की दुनिया बहुत स्पीड में चल रही है। फास्ट इंटरनेट, फास्ट डिलीवरी, फास्ट एंटरटेनमेंट, और धीरे धीरे हमने सक्सेस को भी फास्ट चाहना शुरू कर दिया है। हम देखते हैं किसी ने बिजनेस बना लिया, लेकिन हम उसके 10 साल की स्ट्रगल नहीं देखते। हम देखते हैं किसी ने करोड़ों कमा लिए, लेकिन हम उसके हज़ारों घंटों की मेहनत नहीं देखते। हमने ब्रेन को इस आदत से बना लिया है बस वो रिजल्ट देके प्रोसेस को स्किप करे। इसी वजह से लोग गेट रिच क्विक स्कीम में फंस जाते हैं। इसी वजह से फेक गुरुज फॉलोवर्स बना लेते हैं, और इसी वजह से लोग ओवरनाइट सक्सेस स्टोरीज पर बिलीव कर लेते हैं। शॉर्टकट ट्रैप आपको एक सिंपल प्रॉमिस देता है, जो काम 10 साल लेगा मैं उसे 10 महीने में करा दूँ, क्योंकि ब्रेन एफर्ट कम और रिवॉर्ड ज़्यादा चाहता है, और यही प्रॉमिस ह्यूमन ब्रेन बहुत पसंद करता है। हर प्रोसेस के पीछे एक बोरिंग और डिसिप्लिन प्रोसेस होता है। शॉर्टकट लेने की कोशिश में ज़्यादातर लोग वक्त खो देते हैं। नंबर 3 पे द एस्केप ट्रैप। आज के टाइम में हम पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, लेकिन पहले से कहीं ज़्यादा मेंटली थके हुए भी, और इन सब के बीच हम किसी न किसी चीज़ से भाग रहे हैं। कोई अपने करियर की टेंशन से, कोई अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, कोई लोनलीनेस से, कोई फेलियर के डर से। जब रियलिटी अनकंफर्टेबल लगती है तो ह्यूमन ब्रेन नेचुरली स्केप ढूंढता है, क्योंकि हर बार जब हम अपनी रियलिटी से भागते हैं हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ उन्हें पोस्टपोन कर रहे होते हैं। अगर आपकी फैमिली बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम से परेशान है, रियलिटी सामने करने के बजाय आप यूट्यूब ओपन करते हो और सीधा हाउ टू गेट रिच क्विक स्कीम की वीडियो देखना शुरू कर देते हो। उससे आपको लगता है कि शायद कोई शॉर्टकट मिल जाए जो आपकी फैमिली की फाइनेंशियली सॉल्व कर दे, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। आपका ब्रेन नेचुरली कंफर्ट चूज करता है, लेकिन हर बार जब हम अपने डिस्कम्फर्ट से भागते हैं कहीं ना कहीं हम अपनी ग्रोथ से भागते हैं, क्योंकि ग्रोथ अक्सर वहाँ होती है जहाँ डिस्कम्फर्ट होता है। लेकिन तोहित भाई, आपने तो प्रॉब्लम डिस्कस कर ली, सॉल्यूशन तो बताया नहीं। हाँ, सॉल्यूशन है मेरे पास, बस आप आ जाओ मेरे साथ। मेरे पास एक फ्रेमवर्क है जो आपको इस ट्रैप से निकालने में मदद कर सकता है। बस शर्त यह है, इसको अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करना होगा। ये फ्रेमवर्क कोई मैजिक नहीं जो आपको बहुत कम वक्त में इस ट्रैप से निकाल दे। आपको इस फ्रेमवर्क पे स्टिक रहना होगा। आई कैन एश्योर जब भी आप सक्सेसफुल होंगे इस ट्रैप को ब्रेक करने के लिए। नंबर 1 पे प्रोबेबिलिटी थिंकिंग। जब भी आप फ्री होते हो तो आप सोशल मीडिया ओपन कर लेते हैं। आपको हर जगह सक्सेसफुल नजर आएंगे। कोई मिलियनर बन गया, कोई क्रिप्टो से रिच बन गया, कोई ट्रेडिंग से फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल कर गया। ये स्टोरीज इतनी कॉमन लगती है कि धीरे धीरे ह्यूमन ब्रेन एक डेंजरस कंक्लूजन पे पहुंच जाता है, शायद सक्सेस आम बात है। लेकिन जो आप देख रहे हो वो रियलिटी नहीं है, वो रियलिटी का सिर्फ विजिबल हिस्सा है। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली स्टोरीज को समझने के लिए इवॉल्व हुआ था, एनालिटिक्स और प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए बिल्कुल नहीं। फॉर एग्जाम्पल, 100 लोग एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 5 सक्सेसफुल हो जाते हैं, 95 फेल हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर कौन नजर आएगा? वही 5। आपका ब्रेन कहता है लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, रियलिटी 95% लोग सक्सेसफुल नहीं हुए। इसी फिनोनिमा को सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं। हम उन लोगों को देखते हैं जो सर्वाइव कर गए और उन लोगों को इग्नोर कर देते हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाए। हम आउटकम्स को ओवर वैल्यू करते हैं और प्रोबेबिलिटीज को अंडर वैल्यू। हमें रिजल्ट देखने से पहले अपने ब्रेन से क्वेश्चन करना है। जब भी आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस स्टोरी देखो, सिर्फ ये मत पूछो कितना कमा लिया, ये भी पूछो कितने लोगों ने ट्राई किया और कितने लोग फेल हुए। ब्रेन को कॉन्स्टेंटली रिजल्ट चाहिए, लेकिन आपको ब्रेन को प्रोसेस दिखाना होगा रिजल्ट का, और अवेयर होना होगा हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज से। नंबर 2 है बिल्ड लॉन्ग टर्म गोल। आज के टाइम में अगर आप किसी इंसान से पूछो आज 1 लाख चाहिए या 20 साल बाद 10 करोड़, तो 98% लोग फर्स्ट ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हमारा ब्रेन इसी एक्सपेक्टेशन को वेल्थ और सक्सेस पर भी अप्लाई करने लगता है। अगर आप किसी सक्सेसफुल को देखते हो, देन आपका ब्रेन नेचुरली प्रेजेंट को फ्यूचर पर प्रीफर करता है और आप फ्यूचर में जल्दी एंटर में लग जाते हो। इसी कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट बायस कहते हैं। प्रेजेंट बायस का सिंपल शब्दों में मतलब आज का रिवॉर्ड कल के रिवॉर्ड से ज्यादा वैल्यूएबल महसूस होना। लेकिन आज ह्यूमन ब्रेन बिल्कुल लीनियर सोचता है। जब भी आप डिमोटिवेटेड या स्टक फील करो तो प्लीज
कोई चीज के पीछे मत भागो। शॉर्ट टर्म थिंकिंग इनकम को बिल्कुल ऑप्टिमाइज करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं और एक शॉर्ट टर्म गोल सेट करते हैं कि मुझे 1 मंथ के अंदर 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, तो आपको इस चीज से भी अवेयर होना चाहिए कि मुझे 10 वीडियोस अपलोड करनी है 1000 सब्सक्राइबर को रीच करने के लिए। और आप जैसे धीरे धीरे शॉर्ट टर्म गोल अचीव करेंगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए भी। नंबर 3 पे बिल्ड आइडेंटिटी। काफ़ी बार हम सब मनी चेस नहीं कर रहे होते, हम कहीं ना कहीं वो आइडेंटिटी चेस कर रहे होते हैं। और जब आइडेंटिटी और मनी एक ही चीज़ बन जाए तो इंसान कमज़ोर हो जाता है। प्रॉब्लम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम पैसे को अचीवमेंट से ज़्यादा आइडेंटिटी बना देते हैं। लेकिन पैसा कंप्लीट आइडेंटिटी नहीं है। आप सबको इसी के बीच स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी है। रिलेशनशिप, जो तुम्हें पैसे की वजह से वैल्यू नहीं, तुम्हारी वजह से वैल्यू करते हैं। आप कितना टाइम देते हो, आप कितना होनेस्ट हो। हेल्थ, बिना वेल्थ के हेल्थ बहुत लिमिटेड वैल्यू रखती है। स्किल्स मार्केट क्रैश नहीं है जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर तुम्हारे पास स्किल्स है, आप लॉन्ग टर्म तक काफ़ी लंबा गेम खेल सकते हो। पर्पस, वो रीज़न जिसके लिए आप सुबह उठते हो और उसके लिए आप सेक्रीफाइस करते हो, जिसके लिए आप अपना गोल्डन टाइम इन्वेस्ट करते हो। मनी ट्रैप आपको कन्विंस करता है कि आपका वैल्यू आपके अकाउंट बैलेंस में। रियलिटी है, आपका बैंक अकाउंट आपकी लाइफ का हिस्सा है, आपका पूरा इंसान नहीं। और आपके पास एक फ्रेमवर्क है जो हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे इस लूप को ब्रेक करें। जो भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं उसका गोल बना के उसे सेट करें। अगर आप अब कुछ नहीं करोगे, जहाँ आप पिछले 3 से 4 साल से थे, आप आने वाले टाइम पे भी वहीं रह जाओगे। डिसीजन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको ही लेना है।